Hello students, let us continue our chapter Lifelines of National Economy, and today we will discuss about the pipelines. Pipelines transport network is a new arrival on the transportation map of India, and in the past these were used to transport water to cities and industries. यानी हम बात करते हैं जब पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करने की, पाइपलाइन से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की बात करते हैं, तो ये बहुत पुराने टाइम से तो हम नहीं कह सकते कि इसकी स्टार्टिंग हुई है। पास्ट में जस्ट हम ये कह सकते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता था विद द हेल्प ऑफ पाइप्स, and now these are used for transporting crude oil, petroleum products and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories and big thermal power plants. यानी आज के टाइम में हम क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ हम इनको रिफाइनरीज तक ले जा सकते हैं या फिर हम फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक इनको पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस। Solid can also be transported through a pipeline when converted into slurry. सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइन के थ्रू जब इसे मेल्ट करके स्लरी की फॉर्म में ले आते हैं। The four inland locations of refineries like Baroni, Mathura, Panipat and gas-based fertilizer plants could be thought of only because of pipelines. यानी जितने भी हमारे फॉर इनलैंड लोकेशंस के ऊपर जितनी भी रिफाइनरीज हैं वो तभी पॉसिबल हुई, किसकी हेल्प से, यानी पाइपलाइन की हेल्प की वजह से ही वो पॉसिबल हुई है, चाहे वो बरौनी में है, मथुरा में है, पानीपत में है। यानी जितने भी ये हमारी रिफाइनरीज हैं या जितने भी हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं ये पाइपलाइन की वजह से ही पॉसिबल हो। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन जो रहता है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहती है पाइपलाइन को सेटअप करने की, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। यानी बाद में उसको ऑपरेट करना, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर क्या रहता है, काफ़ी कम होता है। और सबसे साथ साथ इसका एक और बेनिफिट रहता है कि ये ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेस को कंट्रोल करता है। यानी किसी तरह का डिले नहीं होता, किसी तरह के एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होते। एंड देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। फर्स्ट वन इज फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, कानपुर इन उत्तर प्रदेश। फर्स्ट हम लेके चलते हैं फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, कानपुर कहाँ पर, यूपी में। सेकंड की अगर हम बात करते हैं फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। सेकंड जो हमारा पाइपलाइन रूट रहा वो सलाया इन गुजरात, सलाया प्लेस जो कि गुजरात में है, एंड जलंधर इन पंजाब। एंड नेक्स्ट गैस पाइपलाइन की अगर हम बात करते हैं, गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। और साथ में ये बीच के रूट्स भी गिवन है कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से प्लेस है, यानी कि राजस्थान इन कोटा, शाहजहांपुर, यानी इन प्लेसेस के थ्रू जो है ये तीन पाइपलाइन जो है हमारे बिछाए गए। और ये पाइपलाइन जो है हमारे को मतलब क्या बेनिफिट रहता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक तो डिले नहीं होता, डिले के साथ साथ किसी तरह से कोई एक्सीडेंट का चांस नहीं होता। इसमें हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, नेचुरल गैस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाटरवेज। वाटरवेज की अगर हम बात करें, सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेरिंग कंट्री। यानी हम सी के रास्ते जो हमारा ट्रेड जो है वो बहुत पुराने टाइम से चलता रहा है। Its seamen sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture. जो हमारे सी मैन रहे हैं, जो हमारे सेलर्स रहे हैं, उन्होंने हमारा ट्रेड और हमारे कल्चर को नियर एंड फॉर हर एक तरह के प्लेस के ऊपर क्या है, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेड को फैलाने में हेल्प किया, स्प्रेड करने में हेल्प की। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसके साथ साथ हैवी एंड बल्की मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड यू नो दैट इट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। एंड इंडियाज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। यानी अगर हम अपने वाटरवेज की बात करते हैं तो हमारा जो नेविगेशन एरिया रहता है दैट इज 14,500 किलोमीटर।
and out of these only 5,685 kilometer are navigable by mechanized vessels. जो हमारी मैकेनाइज्ड वेसल्स है, मैकेनाइज्ड हमारी जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, उस वो एरिया कितना कवर करता है, वो 5,685 किलोमीटर एरिया को कवर करती है। एंड अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें, द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। तो कौन से नेशनल वाटरवेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, 1620 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे नंबर 1। यानी गंगा रिवर पर बनाया गया हमारा इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो रूट है, जिसका एरिया 1620 किलोमीटर है, वो है नेशनल वाटरवे नंबर 1। सेकंड, ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड दुबरी, ये जो एरिया है दैट इज 891 किलोमीटर, और ये हमारे पास रहता है नेशनल वाटरवेज नंबर 2। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोटमपुरम एंड उद्योग मंडल एंड चंपकगारा कैनाल 205 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 3। यानी आपको नेम ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कौन सा वाटरवे जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जो फोर्थ हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट वाटरवे जो है हमारा, जो नेक्स्ट फोर्थ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो हमारा क्या था नेक्स्ट, जो स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ रिवर गोदावरी एंड कृष्णा, यानी रिवर गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में जो स्ट्रेच है वो स्ट्रेच, यानी उसके बीच में जो विस्तार है वो, और उसके साथ साथ काकीनाडा एंड पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल, और ये एरिया जो है वो हमारा 1078 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 4। इसी तरह से रिवर ब्राह्मणी के ऊपर विद अलोंग विद मताई रिवर, डेल्टा चैनल ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल 588 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इनकी कि कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा नेशनल वाटरवेज नंबर है और उसका क्या क्या रूट है, उसे आपको क्या है लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। There are some other inland waterways on which substantial transportation take place। इसके अलावा कुछ और inland waterways हैं जहाँ पर क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, apart from these India trade with foreign countries carried from the ports located along the coast, 95% of the country's trade volume and 68% in terms of values moved by sea। यानी अगर हम बात करें इंडिया का जो ट्रेड है, और उसके साथ साथ जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, उसका काफी ज्यादा परसेंटेज, यानी अप्रोक्स 95% जो ट्रेड है हमारा वो वाटरवेज से ही होता है। और अगर वॉल्यूम की फॉर्म में देखें तो 68% जो ट्रेड है वो हमारा क्या रहता है, वो रहता है हमारा वाटरवेज से। उसके बाद वाटरवेज में हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मेजर सी पोर्ट्स विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर। यानी हमारी जो कोस्ट लाइन है वो काफी बड़ी है। कोस्ट लाइन क्या होती है, जो कि समुद्र के साथ साथ रास्ता लगता है, उसे कोस्ट लाइन कहते हैं। तो हमारी जो कोस्ट लाइन है वो काफी बड़ी है। एंड इंडिया इज डॉटेड फ्रॉम विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स। यानी हमारे इंडिया के अंदर 12 मेजर और 200 अप्रोक्स 200 जो है वो माइनर सी पोर्ट्स हैं। और जितना भी हमारा फॉरेन ट्रेड होता है बाय सी रूट्स, वो इन्हीं पोर्ट्स की हेल्प से होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इनमें से कुछ पोर्ट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कांडला इन कच्छ was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port। यानी कांडला पोर्ट जो कि कच्छ प्लेस के अंदर है, और कच्छ जो कि गुजरात प्लेस के अंदर है, उसे बनाया गया था मुंबई पोर्ट के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा वर्कलोड हो गया था उसे कम करने के लिए। यू नो दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया। आफ्टर पार्टीशन जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया, तो मुंबई पोर्ट के ऊपर वर्कलोड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। उसे ईज करने के लिए कांडला पोर्ट बनाया गया था। नेक्स्ट, कांडला आल्सो नोन एज द दीनदयाल पोर्ट एंड इट इज ए टाइडल पोर्ट
और ये हमारे को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने में, यानी हम कहें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन स्टेट्स में से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में कांडला पोर्ट जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट अगर हम कहें कि मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेशियस नेचुरल एंड वेल चार्टर्ड हार्बर, एंड द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान विद व्यू टू डीकंजस्ट द मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट जो कि काफी बड़ा, काफी स्पेशियस पोर्ट है, बट उसके ऊपर जो वर्कलोड है उसे कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाया गया, यानी जो मुंबई पोर्ट है और उसके ऊपर जो काफी, मतलब जो वर्कलोड इंक्रीज हो रहा था, उसे डीकंजस्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। नेक्स्ट अगर हम लोग कहें कि मार्मागांव जो कि गोवा के अंदर है, मार्मागांव इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। आयरन ओर एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है, एंड दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। हमारे इंडिया का 50% जो आयरन ओर है वो इस मार्मागोवा पोर्ट जो कि गोवा के अंदर है वहां से एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका के अंदर जो सी पोर्ट है, वहां से कुंदेरमुख माइन से जितना भी आयरन ओर निकलता है वो कर्नाटका में जो पोर्ट है उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट। कोची जो कि बिल्कुल हमारे साउथ वेस्ट के अंदर है, ये भी एक नेचुरल हार्बर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ टूटीकोरियन। टूटीकोरियन जो कि हमारे साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, कोची जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में था, टूटीकोरियन जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, तमिलनाडु के अंदर है। ये भी एक नेचुरल पोर्ट है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इन पोर्ट्स के साथ साथ, तो टूटी कोरियन जिसकी हम बात कर रहे थे, टूटी कोरियन पोर्ट जो है हमारे को श्रीलंका, मालदीव्स, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हेल्प करता है, जो भी हमारे कोस्टल रीजन्स के अंदर आ जाती हैं। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री, एंड इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। यानी चेन्नई का अगर हम लें तो एक पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है, एंड इसका जो नंबर है, अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करें कि कितना ट्रेड इस पोर्ट की हेल्प से होता है, तो मुंबई के बाद इसका नेक्स्ट नंबर आ जाता है। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट, यानी इसके बाकी तरफ क्या है, यहाँ इसके लैंड है, लैंड लॉक पोर्ट है हमारा ये, एंड काफी डीपेस्ट पोर्ट है। एंड दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट, और आयरन और एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा के अंदर है, वो आयरन और एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है। कलकत्ता के अंदर भी एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। तो जितने भी हमारे ये पोर्ट्स बनाए गए अलग अलग रिवर्स के ऊपर, जो हमारे ये पोर्ट्स हैं, वो हमारे को ट्रेड करने में, फॉरेन ट्रेड करने में, हैवी और बल्कि मटेरियल को एक्सपोर्ट करने में, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इनमें से कुछ पोर्ट जो है हमारे टाइडल पोर्ट है, और कुछ पोर्ट जो है हमारे टाइडल पोर्ट है, कुछ हमारे आर्टिफिशियल पोर्ट है, कुछ हमारे नेचुरल पोर्ट्स हैं, जो कि क्या करते हैं, मतलब एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में क्या करते हैं, हमारे को हेल्प करते हैं ट्रेड करने में। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ईयर वेज को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।